हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, बहुपद, पॉलिनोमियल्स। तो क्या होता है पॉलिनोमियल्स? तो चर राशि और प्लस अचर राशि, ये दो चीज़ जो है वो बहुपद में होता है, चाहे चर राशि हो या फिर अचर राशि हो। यानी चर राशि जिसका मान जो है बदलते रहता है, जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी हो गया। और अचर राशि जिसका मान जो है वो नहीं बदलता रहता है, जैसे 1 2 3 4 ये हो गए। तो बहुपद जो होता है जैसे x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 0, या दूसरा अगर ले तो x प्लस 0 वाई जेड 2x 3y, या फिर x के पावर 0 गुना 1 5, क्या उनको कैसे लिख सकते हैं, x के पावर 0 गुना 5। यानी अगर हम कहें तो यहाँ पर हम लिखे हैं, देखिए, यानी अकॉर्डिंग टू NCERT ये क्या है, बहुपद है। अगर चर प्लस अचर, देखिए बहुपद हम किसको कहेंगे, या तो चर प्लस अचर हो, या केवल चर हो, या फिर अचर हो, उसको हम क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे बहुपद नहीं होने की शर्तें। अब देखिए, चर राशि का पावर ऋणात्मक तथा भिन्न में नहीं होना चाहिए। यानी चर राशि का पावर ना तो ऋणात्मक होना चाहिए और ना ही भिन्न में होना चाहिए। जैसे एक्स की पावर -3 + 5, चर राशि की पावर क्या है, ऋणात्मक है, तो क्या ये बहुपद नहीं होगा। इसी प्रकार चर राशि की पावर भिन्न भी नहीं होना चाहिए, तो एक्स की पावर की क्या है 3y 5 + 4, ये भी क्या है, बहुपद नहीं है। इसी प्रकार क्या है, x² + 5x + 3 की पावर 4, चर राशि की पावर भिन्न नहीं होना चाहिए। यहाँ क्या है, अचर राशि की पावर भिन्न है, तो यह क्या होगा, बहुपद होगा। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा है, चर राशि के पावर रूट में नहीं होना चाहिए। यानी चर राशि के पावर रूट में नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल x² + √5x + 6, यानी यहाँ चर राशि का पावर रूट में नहीं है, ये अचर है ना 5, तो यह क्या होगा, बहुपद होगा। इसी प्रकार है x² + 3√x + 8, तो यहाँ पर क्या होगा, तो देखिए यहाँ क्या, x² + 3√x + 8, यानी चर राशि क्या है, रूट में है। तो चर राशि रूट में है तो यह क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। इसी प्रकार से हम तीसरा देखते हैं, चर राशि हर में नहीं होना चाहिए। यानी चर राशि जो है वो हर में नहीं होना चाहिए। देखिए x² + 3/x + 8, यानी चर राशि यहाँ क्या है, हर में है, यह क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। इसी प्रकार दूसरे देखिए 3x² - 4x + 7y/4, यह क्या है, बहुपद है। ठीक है, इसी प्रकार आगे देखिए, यहाँ है निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है, x² + 7 की पावर -2, x² + √7x + √3, या फिर x² + x/2 + 5, या मोड या नन। यानी x² + 7 की पावर -2, यानी चर राशि की पावर ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, क्या है, बहुपद होगा। इसी पर यहाँ क्या है, चर रूट में नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो अचर रूट में, यह भी बहुपद होगा। इसी पर यहाँ क्या है, चर राशि जो बट्टा में नहीं होना चाहिए, यहाँ क्या है, अचर बट्टा में है, तो यह भी क्या होगा, बहुपद होगा। इसी प्रकार से जो बहुपद होता है उसको हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो होता है पदों के आधार पर, दूसरा होता है घातों के आधार पर। तो पदों के आधार पर हम एक पदीय बहुपद, जिसे केवल एक पद हो, जिसमें क्या हो, केवल एक पद हो, उसे हम क्या कहेंगे, एक पदीय बहुपद। जैसे x² 3x x + y, x y, या 3 + x क्या होगा, इसमें दो है, चर और अचर दोनों है, तो ये क्या होगा, दो पद होगा, एक पद नहीं होगा, तो ये नहीं होगा। इसी प्रकार दो पदीय बहुपद जिसमें केवल दो पद होते हैं, जैसे क्या होगा, ये 2x, तो ये तो एक ही पद है ना, या x² एक ही पद है, ये नहीं होगा। और x + 2 ये दो पद है, एक पद और दो पद। इसी प्रकार x² - 3 ये क्या होगा, दो पदीय बहुपद। इसी प्रकार तीन पदीय बहुपद जिसमें केवल तीन पद होते हैं, जैसे x + y + 2 x² + 5x + 6, ये क्या होगा, तीन पदीय बहुपद। इसी पर घातों के आधार पर देखते हैं, घात डिग्री, बहुपद में चर राशि के मैक्सिमम पावर को घात कहलाता है। यानी बहुपद में चर राशि का जो मैक्सिमम पावर होता है वो घात कहलाता है। जैसे 3x² + 5x + 7/4, ये क्या है, घात में 2 है। इसी प्रकार 7x/4 + 2x³ + 8, यहाँ क्या है, घात में 4 है। इसी प्रकार रैखिक बहुपद, यानी हम घात के आधार पर तीन भागों में बांटते हैं, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद जिस बहुपद का घात एक होता है उसे हम क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। जैसे x + 7 x + 2y + 3। इसी प्रकार द्विघात बहुपद जिस बहुपद के घात दो होते हैं, जैसे x² घात क्या है, 2 है, x² + 3x + 2 घात क्या है, 2 है, x² - 4 घात क्या है, 2 है। इसी प्रकार त्रिघात बहुपद जिस बहुपद का घात 3 होता है, x³ - 8 घात क्या है, 3 है, x³ + 2x² + 7x + 4 घात क्या है,
3 है। समझ गए? ठीक। अब हम देखते हैं शून्यक। शून्यक क्या होता है? तो शून्यक बहुपद के चर राशि का वह मान होता है जो बहुपद को शून्य बना देता है। यानी शून्यक बहुपद के चर राशि का वह मान होता है जो बहुपद को शून्य बना देता है। जैसे x+5 का शून्य क्या होगा? तो x+5 बराबर क्या 0 लिखेंगे तो x के पावर क्या होगा? -5 आ जाएगा। इसी प्रकार x² - 25 बराबर 0 लिखेंगे क्या होगा? x का मान 2 आएगा, +5 और -5, +5 -5, इसका उत्तर क्या होगा? मोड। इसी प्रकार x³ - 49x का शून्य ज्ञात करना है तो आप इस प्रकार से जो है निकाल सकते हैं। इसी प्रकार है अगला नोट में, बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या घात के बराबर हो सकता है किंतु घात से, यानी बहुपद के शून्य का मान निकलेगा ना वो घात के बराबर होगा लेकिन घात से अधिक नहीं हो सकता है, ये बात आप याद रखिएगा। अब हम देखते हैं द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड जो फॉर्म होता है वो होता है ax² + bx + c। ठीक है, और इसका शून्य क्या होता है? अल्फा और बीटा होता है। अब देखिए यहाँ देखते हैं शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, ये क्या होता है? -b/a होता है। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। और द्विघात बहुपद का अगर आप समीकरण कहिएगा तो वो होता है x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। इसी प्रकार है जैसे 3x² + 4x + 7 के शून्यकों का योगफल क्या होगा? तो योगफल का फार्मूला लगाएंगे अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है? -b/a, तो -b/a निकल जाएगा। इसी प्रकार है ये वाला शून्य को गुणनफल निकालना है तो गुणनफल वाला फॉर्मूला लगाएंगे c/a, इस प्रकार से बनाएंगे। और इसमें कहता है यदि किसी बहुपद के दोनों शून्य क्रमशः 4 और 7 हो तो बहुपद ज्ञात करना, यानी दोनों शून्य का 4 और 7 है, बहुपद ज्ञात करना है, यानी समीकरण बहुपद का जो, समझ गए ना? अब निकालिए समीकरण डाल के x² माइनस शून्यकों का योगफल इंटू x और शून्य का गुणनफल ये पड़ा, और दोनों जो है शून्य उसको डाल के निकाल लीजिएगा। इसी प्रकार ये है क्वेश्चन, इसका है शून्य का गुणनफल -2 है तो k का मान ज्ञात करना है, और शून्य का गुणनफल क्या होता है ये डाल के आप निकाल सकते हैं। इसी प्रकार ये भी क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप। यहाँ देखिए यह है 3x² + 2x - k के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो k का मान क्या होगा? जब भी शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं तो वहाँ a बराबर c मानते हैं, तो a बराबर c, a कितना है? 3 है, और c की जगह क्या है? -k है, तो 3 बराबर -k का मान क्या होगा? -3। देखिए जब भी शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम होता है तो a बराबर c मानना है। समझ गए? चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं समीकरण क्या होता है। समीकरण यानी बहुपद बराबर जब 0 कर देते हैं तो समीकरण निकल जाता है। और समीकरण को हम 3 भागों में बांटते हैं, रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और त्रिघात समीकरण। जब हम रैखिक बहुपद बराबर 0 करते हैं तो रैखिक समीकरण बनता है, जब हम द्विघात बहुपद बराबर 0 करते हैं द्विघात समीकरण बनता है, और जब त्रिघात बहुपद बराबर 0 त्रिघात समीकरण बनता है। रैखिक समीकरण 2 प्रकार के होते हैं, एक चर वाला रैखिक समीकरण और 2 चर वाला रैखिक समीकरण। एक चर वाला समीकरण x + 3 = 0, और 2 चर यानी 2 चर होना चाहिए x + y - 7 = 0 और x - y - 1 = 0। ये है 2 चर वाले रैखिक समीकरण के कुछ एग्जाम्पल्स जहाँ हम x और y का वैल्यू निकाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, हम देखें 2 चर वाले रैखिक समीकरण जो होता है वो 2 फॉर्म में होते हैं, ax + b + c = 0, या फिर यहाँ पर होगा a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। ठीक है, इसका एग्जाम्पल्स ये हुआ। अब देखिए जब a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 आ जाता है तो उसका मान जो है अनंत होता है। अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 होता है तो उसका केवल एक मान अद्वितीय या फिर अनूठा होता है। अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 तो कोई भी मान नहीं, समांतर या असंगत होता है। और इसका कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे पहला ये 2 समीकरण है, इस समीकरण को हल मतलब इस समीकरण के हल कितने होंगे? तो देखिए हम a1/a2 निकालेंगे, b1/b2 और c1/c2 निकालेंगे। a1/a2 निकालें, b1/b2 और c1/c2 निकालते हैं तो यहाँ पर 1/2 बराबर 1/2 लेकिन ये नहीं है, तो देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, तो इसका क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए यदि समीकरण के अनंत हल होंगे तो k का मान ज्ञात करें। ठीक है, देखो अब यहाँ भी a1/a2 b1/b2 c1/c2 लगाएंगे, यहाँ k बराबर 4 आता है, निकल जाएगा।
इसी प्रकार से यहाँ का यदि समीकरण का अनूठा हल क्या होता है, a1/2 बराबर नहीं है b1/2, इस पर निकालेंगे k का मान -4 आता है, यानी -4 को छोड़कर जो इसका जो भी वैल्यू होगा वो सब सही होगा, समझ गए। इसी प्रकार द्विघात समीकरण ax² + bx + c के फॉर्म में रहता है और इसका कुछ एग्जाम्पल्स है। अब देखिए ये जो द्विघात समीकरण होता है इसको हम 3 मेथड से बना सकते हैं, ठीक है, 3 मेथड से। पहला मेथड तो होता है वो नॉर्मल हुआ जहाँ जो इस प्रकार से बनाया जाता है, दूसरा मेथड जो है इस प्रकार से बनाया जाता है और तीसरा मेथड जो है वो इस प्रकार से बनता है, इस फार्मूला के जरिए। जो फार्मूला होता है x = -b + -√b² - 4ac/2a, इस फार्मूला के माध्यम से बनाया जाता है, ठीक है। तो देखिए ये जो आपको पहला मेथड दिख रहा है इसमें क्या करेगा, पहला और अंत वाला को मल्टीप्लाई करके और बीच वाला जो है लाना रहता है। तो 6 को x जो यहाँ पे है अचौड़ 1, तो 6 को 1 से गुना करेंगे क्या होगा 6, और बीच में 5 गुना 2x 3x, इसको गुना करेंगे तो 6x² भी हो जाएगा और 5 भी पूछ जाएगा जोड़ने पर, और इस प्रकार से इसका निकाला जाता है। और ये जो है x² + 5x + 6 = 0 एक ट्रिक के माध्यम से निकाल, जैसे ये 5x क्या +3 या +2, इसको जोड़ेंगे तो 5 भी आ जाएगा और गुना करेंगे तो 6 भी आ जाएगा। तो इसका जो है साइन चेंज किया जाता है और जो x का जो वैल्यू होता है अचौड़ मान उसको भाग दिया जाता है, तो ये निकल जाता है। और इसी प्रकार से होता है ये वाला तीसरा, इसी तो फार्मूला के माध्यम से जहाँ a = 1, b बराबर जो रहता है 5, c = 6 करके और जो फार्मूला पर डाल के जो है वो निकाल दिया जाता है। तो -b + -√b² - 4ac/2a, और इसी प्रकार से जो है आपका वैल्यू निकल जाता है। तो इसी का जो है कुछ एग्जाम्पल्स हम नीचे में दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं जब जो है यानी मूलों की प्रकृति, यह क्या होता है मूलों की प्रकृति, यानी b² - 4ac विवेचक अभिव्यक्ति है जो डी का जो डी जो होता है वो b² - 4ac के बराबर होता है। तो मूलों की प्रकृति कौन 3 भागों में, या तो डी का मान 0 आएगा, या डी का मान 0 से बड़ा आएगा, और या फिर डी का मान 0 से छोटा आएगा। तो जब डी का मान 0 के बराबर आएगा तो मूल क्या होगा, वास्तविक या समान होगा। और जब डी का मान 0 से बड़ा आएगा तो मूल वास्तविक या असमान होगा। और जब डी का मान 0 से छोटा आएगा तो मूल काल्पनिक और असमान आएगा। तो हम निकालते हैं, जैसे हमारे पास एक समीकरण है, इसका डी का मान निकालते हैं। तो डी का मान b² - 4ac फार्मूला होता है, तो b क्या होता है ये, तो -4 का स्क्वायर -4 a की जगह 3 और c की जगह 1, इसको गुना करके निकलेंगे 4 आता है। यानी d का मान 0 से बड़ा आ गया, तो 0 से बड़ा आ गया तो इसका क्या होगा, वास्तविकता है लेकिन असमान है, तो इसका ये हो जाएगा वास्तविक और असमान। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल्स क्या है, ये यहाँ पे डी का मान जब निकालते हैं तो यहाँ पर 1 आता है, यहाँ पे 0 से बड़ा होगा, ये भी होगा वास्तविक और असमान, ठीक है। इसी प्रकार हम तीसरा जब निकालेंगे तो डी का मान यहाँ पर 0 निकलता है, तो यह क्या होगा, वास्तविक और समान होगा। और इसी प्रकार चौथा हम निकालें डी का मान -15 में आता है, तो यह क्या हो जाएगा, काल्पनिक और असमान हो जाएगा। तो यही है मूलों का प्रकृति, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये जो एग्जाम्पल्स है, यहाँ का आता है मूल वास्तविक और समान है, तब क्या कहूँ वास्तविक और समान होता है, क्या होता है मूल, तो डी बराबर क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ पर डी का मान निकालेंगे, डी बराबर 0 करेंगे और फार्मूला बैठा के के का मान जो है निकाल लेंगे। और यहाँ दूसरा कहता है कि मूल वास्तविक तथा समान है, वास्तविक और समान है तो वही डी बराबर 0 करेंगे और यहाँ भी जो है निकाल लेंगे। इसी प्रकार अगर ये समीकरण है, यहाँ पर अगर मूलों का योग पूछे तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा -b/a, मूलों का गुणनफल पूछे तो c/a, और समीकरण पूछे तो c मतलब x² - मूलों का बहुपद वाला हम 0 नहीं रहता था, यहाँ पर हम बराबर 0 करेंगे तो समीकरण का हो जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार से यहाँ भी कुछ वही फार्मूला बेस्ड एग्जाम्पल्स है, तो आप लोग देख लीजिए। मूलों का योगफल है, मूलों का गुणनफल है, इसके बाद यहाँ भी वही है, समीकरण निकालने वाला है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर हमने त्रिघात बहुपद का कुछ जो है वो फार्मूला लिखे हैं। जैसे ये त्रिघात बहुपद है, अल्फा बीटा और गामा जो है इसके होते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a निकलेगा, अल्फा बीटा और गामा -d/a निकलेगा, अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा c/a आएगा। और ये इसका एग्जाम्पल जैसे मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकाला गया है।
तो चलिए, धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का भी घंटी दबा दीजिएगा। चलिए, जय हिंद, थैंक यू सो मच।